नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। यूपी में नहीं होगा कैबिनेट फेरबदल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा। जी हां दोस्तों, यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। योगी कैबिनेट में फेरबदल और एमएलसी बने एके शर्मा को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा जोरों पर है। साथ ही सीएम के चेहरे को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है। ऐसे में खबर है कि बीजेपी 2022 का चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही लड़ेगी। यही नहीं, फिलहाल कैबिनेट में कोई फेरबदल भी नहीं होगा। दरअसल दोस्तों हाल ही के कुछ दिनों में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव दिखी है। पार्टी और संघ में बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है। इन सब के बीच साफ कर दिया गया है कि सीएम योगी के नेतृत्व में ही बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव को लेकर विधायकों के रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किए जा रहे हैं। इनके प्रदर्शन के आधार पर ही चुनाव में टिकट दिए जाएंगे। दोस्तों विधायकों के टिकट पर संगठन की सहमति से सीएम योगी द्वारा अंतिम मोहर लगाई जाएगी। सीएम की सहमति से ही यूपी में बीजेपी विधायकों को टिकट मिलेगा। साथ ही कैबिनेट में फेरबदल की अटकलों पर भी विराम लग जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी के इन 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश को कोरोना कर्फ्यू से मिल गई है राहत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश से कोविड-19 की वजह से लगा कर्फ्यू हटा लिया गया है। इन 4 जिलों में मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर और गोरखपुर शामिल है। इन 4 जिलों से कर्फ्यू इसलिए नहीं हटाया गया क्योंकि यहां 600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। एसीएस इंफॉर्मेशन नवनीत सहगल ने रविवार को यूपी से कोरोना कर्फ्यू हटाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर और सहारनपुर में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। यहां कोरोना के मामले 600 से कम होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसानों की रिहाई को लेकर प्रशासन से बातचीत बेनतीजा। राकेश टिकैत बोले, जब तक नहीं छोड़ा जाएगा प्रदर्शन जारी रहेगा। जी हां दोस्तों, 2 साथी किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसान नेताओं और प्रशासन के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। इन किसानों को हरियाणा पुलिस ने जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के साथ हुए विवाद के बाद हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद शनिवार रात से फतेहाबाद जिले स्थित टोहाना सदर पुलिस थाना के सामने बड़ी संख्या में किसान धरने पर बैठ गए हैं। दोनों किसानों की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं की आज प्रशासन से बातचीत हुई, हालांकि कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक किसानों को नहीं छोड़ा जाएगा प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों ने स्थानीय जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली पर कथित रूप से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ भी केस दर्ज करने की मांग की है। हालांकि बाद में बबली ने किसानों के खिलाफ अनुचित शब्द कहने के लिए खेद प्रकट किया था। बबली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप पोस्ट करके कहा कि वह उन लोगों को उन कृत्यों के लिए माफ करते हैं जिन्होंने 1 जून को उनके साथ किया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ शब्द कहे जो उचित नहीं थे। मैं जनप्रतिनिधि हूं, अतः मैं उन सभी शब्दों को वापस लेता हूं और उनके लिए खेद प्रकट करता हूं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी का केंद्र पर तंज, कहा सरकार वैक्सीन नहीं ब्लूटिक के लिए लड़ रही है। जी हां दोस्तों, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और केंद्र सरकार इन दिनों आमने सामने है। पहले आईटी के नए नियमों को लेकर ट्विटर और सरकार के बीच विवाद हुआ। उसके बाद उपराष्ट्रपति समेत कई आरएसएस के नेताओं के अकाउंट से ब्लूटिक हटाने को लेकर केंद्र ने ट्विटर से आपत्ति जताई। अब इन विवादों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया कि ब्लूटिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग में लिखा प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी का ये ट्वीट केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा नए आईटी नियमों का पालन न करने पर ट्विटर को अपना अंतिम नोटिस भेजे जाने के बाद आया है। सरकार ने अमेरिका स्थित मुख्यालय वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने मापदंडों का पालन करने में विफल रहने पर फिर से दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीएमसी से भाजपा में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज, राहत सामग्री की चोरी का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी और उनके भाई सोमेंदु अधिकारी के खिलाफ कांठी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों के खिलाफ कांठी म्युनिसिपैलिटी से राहत सामग्री चुराने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक शुवेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ शिकायत रतनदीप बन्ना ने बीते 1
1 जून को दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता कांठी म्युनिसिपैलिटी का पार्षद है। उन्होंने अधिकारी भाइयों के खिलाफ चोरी का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार 29 मई 2021 को शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई कांठी म्युनिसिपैलिटी के पूर्व अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी के कहने पर म्युनिसिपैलिटी के गोदाम का ताला जबरदस्ती खोलकर त्रिपाल उठा ले गए, जिसकी कीमत लाखों रुपए में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, G7 देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक करार, गूगल फेसबुक पर लगेगा 15% कॉर्पोरेट टैक्स। जी हां दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और G7 समूहों के कुछ देश एक ऐतिहासिक डील करने जा रहे हैं। यह डील गूगल, एप्पल, फेसबुक जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों पर ऊंचे वैश्विक कर लगाने को लेकर है। इसके तहत इन कंपनियों पर 15% का कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा। सभी देशों के बीच इस पर सहमति बन गई है और डील पर 11 से 13 जून के बीच होने वाले कार्नवॉल में हस्ताक्षर होंगे। गैजेट्स 360 डिग्री में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक लंदन में हुई बैठक की अध्यक्षता करने के बाद ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि G7 समूह के देशों के वित्त मंत्रियों ने ग्लोबल टैक्स सिस्टम में सुधार करने के लिए ऐतिहासिक करार पर सहमति जता दी है। ब्रिटेन लंबे समय से टैक्स में इन सुधारों की मांग कर रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वुहान की लैब में ही बनाया गया कोरोना वायरस, भारत के 3 वैज्ञानिकों के कारण चीन पर घूमी शक की सुई। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में पिछले करीब 20 महीनों से कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। इस वायरस की चपेट में आने से अब तक 37 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिक इस बहस में जुटे हैं कि क्या इस वायरस को लैब में तैयार किया गया है। वैज्ञानिकों की एक टीम ने दावा किया है कि वायरस को वुहान की लैब में ही बनाया गया है, लिहाजा इसको लेकर अमेरिका का भी शक गहरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल उठता है दोस्तों कि आखिर कैसे वैज्ञानिक वुहान की लैब की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये कहानी बेहद ही दिलचस्प है। खास बात यह है कि इस सबसे बड़े दावे में भारत के 3 वैज्ञानिकों का भी बेहद अहम रोल रहा है। ये हैं पुणे के रहने वाले वैज्ञानिक दंपति डॉक्टर राहुल बहिलकर और डॉक्टर मोनालिसा राहलकर। इनके अलावा एक और रिसर्चर हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने बताया है कि रिसर्च की असली लीड उन्हें चीन की एक रिसर्च थीसिस से मिली। इसमें साल 2012 का जिक्र था, जिसमें बताया गया था कि कैसे चमगादड़ के संक्रमण से एक खदान में 7 लोग बीमार हो गए, जिसमें से 3 की बाद में मौत हो गई। इन सब में ऐसे ही लक्षण थे जो आमतौर पर कोरोना के मरीजों में होता है। खदान में इस रहस्यमयी बीमारी का खुलासा भारतीय रिसर्च सिक्कर ने ही किया था। इसके बाद वैज्ञानिकों की टीम इस थ्योरी पर काम करने लगी और आज इस बात के सबूत मिलने के दावे किए जा रहे हैं कि कोरोना वायरस वुहान के लैब में ही तैयार किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रग्स केस में रिया का खुलासा, एनसीबी की चार्जशीट में एक्ट्रेस का बयान, बहन और जीजा के साथ गांजा लेते थे सुशांत सिंह राजपूत। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग एंगल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती का बयान अपनी चार्जशीट में शामिल किया है। रिपोर्ट्स की माने तो यह बयान हाथ से लिखा हुआ है और इसमें रिया ने सुशांत के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया के मुताबिक सुशांत को ड्रग्स की लत उनसे मिलने से पहले ही लग चुकी थी, इसी के चलते वे उनके करीब आए थे। रिया ने अपने बयान में कहा कि सुशांत अपनी बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ के साथ गांजा लिया करते थे और उनके लिए वे गांजा लाया भी करते थे। रिया के इकबालिया बयान के मुताबिक सुशांत का परिवार इस बारे में सब कुछ अच्छे से जानता था कि उन्हें ड्रग्स की आदत पड़ चुकी है। रिया ने एनसीबी को यह भी बताया कि जब सुशांत की हालत बिगड़ने लगी तो उनका भाई शोविक उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना चाहता था, लेकिन वे इसके लिए राजी नहीं हुए। रिया के मुताबिक सुशांत उनसे इसलिए मिलते थे ताकि वे उन्हें ड्रग्स मुहैया करा सकें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चाइनीज वैक्सीन सिनोफार्म लेकर फंस गया पाकिस्तान, सऊदी अरब के पेच फंसाने से इमरान खान परेशान। जी हां दोस्तों, चीन द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन सिनोफार्म को लेकर पाकिस्तान फंस गया है। पाकिस्तान में तमाम लोग लगवा चुके हैं सिनोफार्म वैक्सीन, लेकिन अब इस वैक्सीन के सर्टिफिकेट को कुछ देश मानने को तैयार ही नहीं है। मामला इतना बिगड़ गया है कि इमरान खान को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इमरान अब खुद ऐसे देशों से बात कर रहे हैं जो सिनोफार्म का सर्टिफिकेट नहीं मान रहे हैं। इमरान के मंत्री को इस बाबत मीडिया में सफाई देनी पड़ी। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने कैबिनेट को सूचित किया है कि वह इस मामले पर संबंधित देशों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब के रुख ने पाकिस्तान का सिरदर्द बढ़ा दिया है। सऊदी अरब भी चीनी टीकों के टीकाकरण के सर्टिफिकेट को मान्यता नहीं दे रहा है। सऊदी अरब में फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्न और जॉनसन एंड जॉनसन टीकों को ही सुरक्षित माना जा रहा है। इस कारण पाकिस्तान
से हज यात्रा जाने के इच्छुक लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब चाइनीज टीके को सुरक्षित नहीं मान रहा है, जिस वजह से पाकिस्तानियों को वहां एंट्री नहीं मिल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेल में बंद राम रहीम सिंह को हुआ कोरोना, टेस्ट कराने को नहीं हो रहा था राजी, अब हुआ भर्ती। दोस्तों कथित विवादास्पद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सच्चा सौदा प्रमुख हरियाणा में अपनी 2 शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। गुरमीत राम रहीम सिंह को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। इससे पहले पेट दर्द की शिकायत के बाद रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उसका टेस्ट हुआ था। राम रहीम फिलहाल चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक की हाई सुरक्षा वाली सुनूरिया जेल में बंद है। पिछले महीने राम रहीम को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद PGMIS अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसने अस्पताल में कोविड-19 टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। अगस्त 2017 में 2 महिलाओं से रेप के आरोप में स्वयंभू बाबा को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 17,34,34,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 37,22,000 के पार है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के 2,88,09,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। मौतों की संख्या 3,46,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे में 1,14,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पहलवान सुशील कुमार की सुरक्षा के लिए जेल प्रशासन का प्लान, 2 गैंगस्टर भेजे जाएंगे तिहाड़। जी हां दोस्तों, सागर धनखड़ मर्डर केस में मंडोली जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार को वहां पहले से रह रहे 2 बड़े गैंगस्टरों से जान का खतरा है। सुशील कुमार की सुरक्षा का आकलन करने के बाद अब जेल प्रशासन हरकत में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक मंडोली जेल में सुशील के विरोधी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को मंडोली जेल से तिहाड़ की जेल नंबर 1 के हाई सुरक्षा वार्ड में शिफ्ट किया गया है। वहीं के विरोधी एक अन्य गैंगस्टर संपत नेहरा को भी मंडोली से तिहाड़ शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। उसे भी सोमवार को तिहाड़ भेजा जा सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर मको को लगा हुआ है। उसे और संपत नेहरा को हाल ही में मंडोली जेल नंबर 15 के वार्ड नंबर 4 में शिफ्ट किया गया था। अब इसी जेल के सेल नंबर 1 में पहलवान सुशील कुमार भी पहुंच गया है, जिसके बाद उस पर विरोधी गैंग की ओर से हमले की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, परेशान करने वाली घटनाएं हो रही है घटित। लक्षद्वीप मामले पर 93 पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा खत। जी हां दोस्तों, लक्षद्वीप में लोग पिछले कुछ दिनों से पटेल के हाल ही के कुछ कदमों और प्रशासनिक सुधारों का विरोध कर रहे हैं। पूर्व नौकरशाहों ने प्रधानमंत्री को एक खुला खत लिखा है। अपनी इस चिट्ठी में नौकरशाहों ने लक्षद्वीप के हालात पर ध्यान देने की अपील की है। शनिवार को 93 पूर्व सिविल अधिकारियों ने अपने खुले पत्र में लक्षद्वीप के हाल के घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसे परेशान करने वाला घटनाक्रम करार दिया जाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए ऐसा उचित विकास मॉडल सुनिश्चित किया जाए जिसमें स्थानीय लोगों के विचार भी शामिल हो। पूर्व नौकरशाहों ने लक्षद्वीप के विकास मॉडल में शिक्षा, सुरक्षा और अच्छे शासन जैसे चीजों को जोड़े जाने की अपील की है। दरअसल दोस्तों, लक्षद्वीप में लोग पिछले दिनों से पटेल के हाल ही के फैसलों के विरोध में एकजुट हो गए हैं। पटेल ने फैसला लेते हुए बीफ बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जबकि ज्यादातर आबादी इसका सेवन करती है। वहीं इसके अलावा पूरे लक्षद्वीप में शराब बेचने की इजाजत दे दी है, जिसके कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप के लोगों के साथ एकजुटता दर्शाते हुए पिछले दिनों केरल विधानसभा ने सर्वसहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जहां पटेल को वापस बुलाने और द्वीप के लोगों की जिंदगी और आजीविका को बचाने के लिए केंद्र से तत्काल दखल देने का अनुरोध किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बताया अंकल जी, कहा आपने पूरे गांव और खानदान को राजभवन में ले लिया। जी हां दोस्तों, बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर राजभवन में ओएसडी पदों पर अपने परिवार के लोगों और परिचितों को नियुक्त करने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने तंज कसते हुए कहा कि अंकल जी आपने अपने पूरे गांव और खानदान को राजभवन में ले लिया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अंकल जी कहते हुए दावा किया कि उनके परिवार के सदस्यों और अन्य परिचितों को राजभवन में विशेष कार्याधिकारी नियुक्त किया गया है। मोइत्रा ने एक सूची ट्विटर पर साझा की जिसमें राज्यपाल के ओएसडी अभ्युदय शेखावत, ओएसडी समन्वय अखिल चौधरी, ओएसडी प्रशासन रुचि दुबे, ओएसडी प्रोटोकॉल प्रशांत दीक्षित, ओएसडी आईटी कौशल एस वलीकर और नवनियुक्त ओएसडी किशन धनखड़ का नाम है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने साथ ही कहा कि शेखावत धनखड़ के बहनोई के बेटे रुचि दुबे उनके पूर्व एडीजी मेजर गौरांग दीक्षित की पत्नी तथा प्रसंत दीक्षित भाई हैं। मोइत्रा ने कहा कि वलीकर धनखड़ के मौजूदा एडीजी जनार्दन राव के बहनोई है, जबकि किशन धनखड़ राज्यपाल के एक और करीबी रिश्तेदार हैं। इस तरह उन्होंने पूरे परिवार को ही राजभवन में बुला लिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बॉलीवुड के दिग्गज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं दिलीप कुमार, बॉलीवुड सितारे मांग रहे हैं दुआ। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की हॉस्पिटल में भर्ती होने की खबर जैसे ही सामने आई, लोगों को उनकी सेहत की चिंता एक बार फिर से सताने लगी है। दिलीप कुमार के फैंस से लेकर बॉलीवुड सितारों ने भी उनकी सेहत को लेकर चिंता जाहिर करते हुए उनकी जल्द ठीक होने की दुआएं भी मांगी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिलीप कुमार को स्वास्थ्य कारणों के चलते रविवार को मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स दिलीप कुमार के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। दिलीप कुमार कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले और अल्पोनोलॉजिस्ट डॉक्टर जलील पार्कर की निगरानी में है। ई टाइम्स में प्रकाशित एक खबर के अनुसार डॉक्टर पार्कर का कहना है कि दिलीप कुमार को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है और उन्हें बाइलेटरल प्लूरल इन्फ्यूजन की वजह से आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टर के अनुसार उनकी हालत स्थिर है। वहीं दोस्तों बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी, आयुष्मान खुराना और एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट कर दिलीप कुमार के लिए दुआएं मांगी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, जानिए क्या है दाम। दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में आज भारी गिरावट देखने को मिली है। वायदा बाजारों में दोनों मेटल में गिरावट के साथ ही शुरुआत हुई। एमसीएक्स पर चांदी 2.5% से ज्यादा टूटकर बंद हुई। दोस्तों बात की जाए सोने और चांदी की मौजूदा कीमतों की, तो बाजार के बंद होने के वक्त सोने की कीमत 48,620 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी की कीमत 70,670 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, घरेलू हवाई यात्रा के लिए नहीं चाहिए होगी नेगेटिव रिपोर्ट, 2 टीके लगवाने वालों के लिए सरकार कर रही है विचार। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने पर विचार कर रही है जिससे कोरोना संकट के दौरान घरेलू हवाई यात्रा में किसी तरह की परेशानी न आए और राज्यों द्वारा यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट की अनिवार्यता का झंझट भी खत्म हो जाए। यह मैकेनिज्म उन लोगों के लिए होगा जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ली है। दरअसल दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एएनआई से कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय कई केंद्रीय मंत्रियों और साझेदारों की एक संयुक्त टीम इस बारे में अंतिम निर्णय पर विचार करे, जिसके तहत वैक्सीन की दोनों खुराक लगवाने वाले लोगों को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के बिना हवाई यात्रा की इजाजत दी जा सके। उन्होंने कहा कि इस बारे में अंतिम फैसला केवल एमओसीए, नोडल एजेंसियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर ही नहीं लिया जाएगा, बल्कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम फैसला किया जाएगा। दोस्तों पुरी ने कहा है कि मौजूदा समय में जहां संक्रमण के मामले ज्यादा है, घरेलू यात्रा के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों आने वाले समय में आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में हवाई सफर के लिए हो सकता है आरटी-पीसीआर टेस्ट की कोई जरूरत ना पड़े, ऐसी खबर आ रही है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की स्थल सीमा कितने देशों के साथ टच करती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि भारत कितने देशों के साथ अपनी जमीनी सीमा को साझा करता है। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।